अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ डिमांड. Demand is the quantity of a good that a consumer is willing and able to buy at different prices during a given period of time. बेसिकली डिमांड क्या है फ्रेंड्स? डिमांड ये है मतलब एक चीज़ की वो मिकदार जो एक पर्सन ख़रीदने के लिए तैयार है एट डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है, मुख्तलिफ प्राइसेस हैं मार्केट में, चल रही हैं प्राइसेस, और उन कीमतों पर एक पर्सन उस चीज़ को ख़रीदने के लिए तैयार है। ठीक हो गया, तो जितनी वो चीज़ ख़रीदेगा उस कीमत पर वो मिकदार को हम बोलते हैं डिमांड। ठीक हो गया, और एक गिवन पीरियड होता है, इसमें स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है। अगर हम एक इकोनॉमी की बात करें तो मोस्टली टाइम पीरियड जो है वो 1 साल का लिया जाता है। बेसिकली डिमांड क्या है? ये एक चीज़ की वो मिकदार होती है जिसको एक पर्सन या फिर हम कह लें कि एक कंज्यूमर ख़रीदने के लिए तैयार हो एट डिफरेंट प्राइसेस इन आ गिवन पीरियड, यानी कि जो हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है और जो भी मार्केट में कीमतें चल रही हैं उस कीमत पर ख़रीदने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिमांड। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड. व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स द quantity demanded raises. When the price raises the quantity demanded falls, other thing remains the same. अच्छा, अब कहा ये जा रहा है कि जब प्राइस किसी चीज़ की कम होती है, ठीक है, किसी चीज़ की प्राइस कम जब हो तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है उस टाइम। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है, और फिर जैसे ही क्वांटिटी प्राइस ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जैसे ही प्राइस ज़्यादा हो तो डिमांड कम हो जाती है। ठीक हो गया, यही है लॉ ऑफ डिमांड कि कीमत कम होने पर डिमांड का ज़्यादा होना और कीमत के ज़्यादा होने पर डिमांड का कम हो जाना। बेसिकली इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इनवर्स रिलेशनशिप होता है कीमतों का क्वांटिटी डिमांड के साथ। ठीक हो गया, क्वांटिटी डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है कीमतों का। ठीक हो गया, लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ। ठीक हो गया, नेक्स्ट है जी हमारे पास डिमांड शेड्यूल। एक टेबल फॉर्म में लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ही प्राइसेस बढ़ रही हैं, ठीक है, ये देखें जी, प्राइस बढ़ रही हैं और हमारी जो डिमांड है वो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो रही है साथ साथ। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, जब कीमत 10 रुपीज़ है तो उसी चीज़ की क्वांटिटी डिमांड जो है वो 50 है। ठीक है, यानी 10 रुपये में 50 चीज़ें खरीदी जा रही हैं। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी डिमांड यूनिट्स की बात की गई है। ठीक है, और जब 10 से बढ़कर कीमत 20 रुपये हो गई है, ठीक है, और फिर 20 से 30, 40 और 50, अब ये कीमत बढ़ रही है, लेकिन दूसरी साइड पे डिमांड है वो डिमांड कम हो रही है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही हैं और डिमांड हमारी कम होती जा रही है, देखें। ठीक हो गया, और कीमत बढ़ के 50 रुपये हो गई है एंड पे, और हमारी जो डिमांड है वो 10 यूनिट रह गए हैं। ठीक है, क्वान्टिटी डिमांड। तो बेसिकली हमारे पास जो लॉ ऑफ डिमांड है वो भी इसी चीज़ को ही एक्सप्लेन करता है कि जैसे ही किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, ठीक है, कीमत बढ़ने पर हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। ठीक है, कीमत बढ़ने पर डिमांड कम होती है, और किसी भी चीज़ की जब कीमत कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक कॉमन सी बात है कि जब किसी चीज़ की कीमत कम हो या कोई चीज़ सस्ती हो जाए तो लोग उस चीज़ की ज़्यादा मांग करते हैं, लोग उस चीज़ को ज़्यादा ख़रीदते हैं। अब हम देखेंगे कि डिमांड कर्व क्या है। डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड कर्व हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी अगर हम लें तो ये हमारा ओरिजिन है। ठीक हो गया, अब हम ये देखेंगे
कि डिमांड कर्व बेसिकली क्या होता है, ये नेगेटिवली है, नेगेटिवली स्लोप कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड से ये राइट साइड की तरफ जा रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ये नेगेटिवली स्लोप कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट है और ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, ठीक हो गया। और ये इनवर्स रिलेशनशिप बताता है कीमतों का प्राइस के साथ, कीमतों का क्वांटिटी डिमांडेड के साथ, ठीक हो गया। ये देखिए जी, ये कीमतों का क्वांटिटी डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी तो हमारी जो डिमांड है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और अगर हम देखें कीमतें कम हो रही हैं तो हमारी डिमांड जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। ये है जी हमारा डिमांड कर्व। बेसिकली डिमांड कर्व जो है इसकी स्लोप नेगेटिव होती है। ये देखें जी, इस तरह ये नेगेटिव डिमांड कर्व होता है, इसकी स्लोप जो है यानी नेगेटिवली होती है, और ये इस डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब है कि ये कीमतों का डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है, ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं डिमांड के। फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट है वो है हमारे पास प्राइस, यानी कि चीज़ों की जो कीमतें हैं, कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं, जब वो चेंज होती हैं तो डेफिनेटली डिमांड चेंज होगी, ठीक हो गया। सेकेंडली इनकम है। इनकम ज़ाहिर कंज्यूमर की जैसे बढ़ती है तो वो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करते हैं, और जैसे ही इनकम अगर कम हो जाए तो कंज्यूमर्स जो हैं वो चीज़ों की डिमांड भी कम कर देंगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब जो रिलेटेड गुड्स होती हैं जैसे कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जैसे कि एक कार है या मोटर बाइक है, तो उसको इस्तेमाल अगर करना है तो हमें पेट्रोल वगैरह की भी ज़रूरत होगी, तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स। और अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ रही है और साथ ही हमें एक चीज़ की कीमत के बढ़ने से या कम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से भी डिमांड में चेंज आता है, ठीक हो गया। अब है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लोगों के टेस्ट बदलते रहते हैं, लोगों की प्रेफरेंसेस बदलती रहती हैं। लोग एक चीज़ पे जैसे कि कुछ लोग हैं वो चाय को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस जो हैं वो बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से डिमांड पर भी जो है वो अफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। नेक्स्ट है जी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी एक डिटर्मिनेंट्स है डिमांड का, और पॉपुलेशन का साइज़, ठीक हो गया। अब पॉपुलेशन का साइज़ भी इफेक्ट करता है डिमांड को। बेसिकली वो इस तरह से कि जैसे जैसे अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, ये देखिए जी पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ रहा है, ऑब्वियसली से क्या होगा कि लोगों की ज़रूरतें बढ़ेंगी, और जब लोगों की ज़रूरतें बढ़ेंगी तो वो चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करेंगे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा चीज़ों को ख़रीदेंगे। तो इस तरह से पॉपुलेशन जो है वो भी डिमांड को अफेक्ट करता है, पॉपुलेशन का साइज़ जो है। सो ये मेन फैक्टर्स हैं जो कि डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के। अब हम देखेंगे कि सप्लाई, ठीक है। सप्लाई क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई बेसिकली क्या है कि ये एक क्वांटिटी है उस चीज़ की जिसको एक प्रोड्यूसर, एक फर्म और एक इंडस्ट्री बेचने, यानी कि वो विलिंग है एंड एबल भी है, यानी कि वो ऑफ़र कर रहा है उसको बेचने के लिए, ठीक है, और वो ख्वाहिश भी रखता है कि वो उस चीज़ को सेल करे और वो उस चीज़ को बेचने के काबिल भी है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है डिफरेंट प्राइसेस की, ठीक है। जो भी मार्केट में प्राइस चल रही हैं उस मार्केट प्राइस पर जो भी कीमतें प्रीवेल कर रही हैं मार्केट में, उन कीमतों पर प्रोड्यूसर क्या करता है कि वो विलिंग भी है एंड एबल भी है अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए। तो उन चीज़ों की क्वांटिटी को हम बोलेंगे सप्लाई। नेक्स्ट है जी हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई। व्हेन द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज, जैसे ही क्या होगा कीमत बढ़ी है, ठीक है, द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज, तो इसके साथ ही क्या हुआ कि सप्लाई भी बढ़ गई। व्हेन द प्राइस फॉल, जैसे ही प्राइस कम होगी, द क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज, तो साथ ही क्या होगा कि सप्लाई भी कम हो गई है, ठीक हो गया। देन बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग कांस्टेंट है।
अब हम देखते हैं बेसिकली जो सप्लाई है, जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, ये कीमतों का सप्लाई के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें लॉ ऑफ सप्लाई की, तो कीमतों के बढ़ने के साथ ही सप्लाई बढ़ जाती है, और जैसे ही कीमत कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। यही है लॉ ऑफ सप्लाई, और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है कीमतों का क्वांटिटी सप्लाइड के साथ। ठीक हो गया, ये है जी। अब हमारे पास शेड्यूल है लॉ ऑफ सप्लाई का एक टेबल फॉर्म में। अब हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखिए जी, जैसे ही सप्लाई के प्राइस हैं वो 10 से बढ़कर 20, 20 से 30, 40 एंड 50। ठीक है, अब जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी साइड पे ये देखिए जी, इधर हमारे पास सप्लाई भी बढ़ रही है। जैसे ही कीमतें बढ़ रही हैं, साथ साथ सप्लाई भी बढ़ रही है। तो बेसिकली यही है लॉ ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है। जैसे ही कीमतें बढ़ेंगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ जाएगी, और जैसे ही कीमतें कम होंगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। ये है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ सप्लाई का। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है कीमतों का सप्लाई के साथ। ठीक है, जैसे ही कीमत बढ़ी सप्लाई भी बढ़ गई, जैसे ही कीमत कम हुई क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो गई। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है। और दूसरी साइड पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है कीमतों का क्वांटिटी डिमांड के साथ। ठीक हो गया, अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं जो कि सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो आ जाएगा जी कीमतें आ जाएंगी चीज़ों की। ठीक है, कीमतें जो हैं वो चीज़ों की ऑब्वियसली सप्लाई को अफेक्ट करती हैं। दूसरे नंबर पर कॉस्ट आ जाएगी। अगर तो किसी चीज़ की प्रोडक्शन प्रोसेस में कॉस्ट कम लगी है, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर फर्म उस चीज़ की कीमत भी कम रखेगी। और अगर उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ी है फर्म को ज़्यादा, तो डेफिनेटली वो फिर क्या करती है, कीमतें बढ़ा देती है। सो इस तरह से सप्लाई जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो भी सप्लाई को अफेक्ट करती है, और ये एक मेन डिटर्मिनेंट है सप्लाई का। नेक्स्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी, ये भी अफेक्ट मतलब के होता है कि हमने कौन सी टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल की है। उसके बाद है प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, दूसरी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो भी अफेक्ट करती हैं सप्लाई को। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, टैक्सेस हैं, सब्सिडीज़ हैं, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड नेचुरल फैक्टर्स, क्लाइमेट एंड वेदर वगैरह। ठीक हो गया, जैसे नेचुरल फैक्टर्स हैं, यानी कि कुदरती तौर पर अगर मौसम जो है वो चेंज हो जाता है क्लाइमेट्स की वजह से, मतलब कि अगर जैसे गर्मियों में लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और ठंडे मशरूबात को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इनकी कीमतें बढ़ जाती, क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा लोग करते हैं। तो डेफिनेटली जब डिमांड ज़्यादा होती है तो फिर इनकी कीमतें बढ़ेंगी। ठीक हो गया, यानी कि इनकी सप्लाई फिर बढ़ जाती है इन चीज़ों की। और जैसे ही गर्मी का सीज़न आउट हो जाए और सर्दी आ जाती है, तो लोग जो ठंडे मशरूबात हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, इनकी डिमांड कम करते हैं, और दूसरी साइड पे जैसे चाय, कॉफ़ी, टी वगैरह इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो डेफिनेटली फिर इनकी सप्लाई बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो कुछ मेन जो डिटर्मिनेंट्स जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। मार्केट इक्विलिब्रियम बेसिकली प्राइस होती है। मार्केट इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विलिब्रियम इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। बेसिकली इक्विलिब्रियम क्या है, ये मार्केट इक्विलिब्रियम ये वो मतलब के पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर डिमांड एंड सप्लाई का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, या फिर टच करते हैं। अब हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये है हमारे पास डिमांड कर्व, और ये है हमारे पास सप्लाई कर्व, और यहाँ पर प्राइसेस ली जाती हैं, और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक हो गया, और यहाँ पर हमारा ओरिजिन होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये देखें जी, ये हमारा मेन पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं स्मॉल ई। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर हमारे जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व हैं आपस में क्रॉस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये वाली जो प्राइस है,
ठीक है। यहाँ पर जो प्राइस है P1 और यहाँ पर है Q1, तो ये वाली जो प्राइस है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, इस प्राइस को इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो प्राइस है, ठीक है, और इस प्राइस को Q1 जो है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक हो गया जी। ये है एक ग्राफिकली अगर हम देखें तो ये है मार्केट इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। मार्केट इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है, वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर, जिस प्राइस रेंज पर डिमांड एंड सप्लाई कर्व आपस में एक दूसरे को क्रॉस करें, इंटरसेक्ट करें, टच करें, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम। और ये वाला जो पॉइंट ई है, ठीक है, ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी होती है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सिंपल ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर कीमतें ली जाती हैं और यहाँ पर क्वांटिटी, और ये हमारा ओरिजिन, यहाँ पर हमारी सप्लाई कर्व, और ये है जी हमारा डिमांड कर्व, और यहाँ पर है हमारे पास Q1 और ये है हमारे पास सॉरी P1। ठीक है, और ये P1 एंड Q1 है और ये इक्विलिब्रियम है E1। ठीक हो गया। अब ये देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी है, ये जो हमारा पॉइंट है ई जो है, ठीक है, जो पॉइंट ई है बेसिकली ये वाला, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है हमारा, जहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड कर आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इस पॉइंट पर जो कीमतें सेट हुई हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो इस पॉइंट पर कीमत जो है वो सेट की गई है P1। ठीक है, ये है हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है कि जिस पॉइंट पर डिमांड एंड सप्लाई आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, उस पॉइंट पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास है Q1 क्वांटिटी सेट हुई है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक हो गया। क्या है जी कि इक्विलिब्रियम जिस पॉइंट पर डिमांड एंड सप्लाई कर्व आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर जो कीमत सेट हो जाए उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, ये है जी हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस और ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है जी, अब हम देखते हैं डायग्राम ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक छोटा सा ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, साथ साथ इसको देखते हैं। फर्स्ट ये देखिए पॉइंट है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अब हमने इक्विलिब्रियम क्या होता है इस चीज़ को समझना है कि इक्विलिब्रियम क्या है। ये देखिए जी, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, और फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, यानी कि हमने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ड्रा कर लिया है। अब अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि इसकी स्लोप जो है वो अपवर्ड है। ये हो गया सप्लाई कर्व। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को टच करें हैं, किस पॉइंट पर टच करें, इस पॉइंट पर। ठीक है, ये वाले पॉइंट पर। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ई का। ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर ये एक कीमत सेट हुई है जिसको हमने P स्टार या फिर P1 का नाम दिया है। ठीक है, और इसी पॉइंट पर जो क्वांटिटी सेट हुई है, ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं Q स्टार का या फिर Q1 का। ठीक है, अब ये देखिए जी, ये इक्विलिब्रियम की डायग्राम है इक्विलिब्रियम की बेसिकली, कि जिस पॉइंट पर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को टच करें। सबसे पहले तो हमने डाउनवर्ड डिमांड कर्व ड्रा किया, फिर अपवर्ड सप्लाई कर्व ड्रा किया, फिर उस दोनों पॉइंट्स, मतलब कि ये दोनों कर्व जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो पॉइंट हमारा कौन सा है, वो है जी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट पर जहाँ पर इक्विलिब्रियम है वहाँ पर जो प्राइस सेट होती है वो है हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस, और उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जहाँ पे हमारी क्वांटिटी है सेट हो जाए उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जब चेंज हो तो उसके इफेक्ट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड। सबसे पहले तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस पॉइंट को क्लियर करना है, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड वो हम कैसे चेक करेंगे, ये देखिए, सबसे पहले हमने एक
ये देखिए जी, ये हमने एक डिमांड कर्व ड्रा कर लिया, ठीक है। अब क्या है, कहा जा रहा है कि डिमांड कर्व डिमांड इंक्रीज हुई है, ठीक है। डिमांड क्या है, बढ़ गई है। तो डिमांड बढ़ने से हमारे कर्व पे क्या असर पड़ेगा कि हमारा कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, ठीक है। तो हमारा कर्व पहले डी था, जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो हमारी डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारा कर्व इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड पे। एंड इसको हम नाम दे देते हैं D1 का। अब इससे क्या हुआ कि हमारी डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने के साथ ही ये देखिए हमारा कर्व शिफ्ट हो गया फ्रॉम डी से D1 पे चला गया, ठीक है। राइट साइड पे हमारा कर्व शिफ्ट हो गया। और इसका इफेक्ट क्या पड़ा है, इफेक्ट ये पड़ा है कि हायर प्राइस, ठीक है। पहले हमारा ये वाला पॉइंट था, अब हमारा अगर कर्व शिफ्ट हो गया तो हमारी प्राइस जो है वो बढ़ गई है, ठीक हो गया। अब साथ ही हमारा जैसे ही कर्व डी से D1 पे चला गया, राइट साइड पे शिफ्ट हो गया डिमांड बढ़ने की वजह से, तो हमारी जो प्राइस है वो भी बढ़ गई है, वो भी P से P1 हो गई है, ठीक हो गया। देखिए जी, अगर हमारी डिमांड कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो इसका डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास एक क्वांटिटी है, यहाँ पर प्राइसेस ली जाती हैं और ये हमारा मेन डिमांड कर्व, ठीक है। अब ये कीमत है और ये क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अगर तो हमारी डिमांड बढ़ी है तो हमारा कर्व इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम नाम दे देंगे D1 का। और अगर हमारी जो है ये देखिए जी, यहाँ पर है कम हुई है डिमांड, अगर डिमांड कम होगी तो हमारा जो है वो हमारा जो कर्व है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है गया। इसको हम D2 का नाम दे देते हैं। यही है गाइस सिंपल, कि अगर हमारी डिमांड बढ़ गई है तो हमारा कर्व जो है ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और अगर हमारी डिमांड कम हुई है तो हमारा कर्व जो है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा, और साथ ही कीमतों में भी चेंज आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर हमारा कर्व शिफ्ट होगा तो कीमतें भी कम हो जाएंगी, और अगर हमारा कर्व राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो हमारी साथ ही कीमतें भी बढ़ जाएंगी, ठीक है जी। अब है कि सप्लाई बढ़ने से या सप्लाई कम होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। ये है जी हमारा सप्लाई कर्व, ये देखिए ये है हमारा सप्लाई कर्व। सबसे पहले पॉइंट है कि इंक्रीज इन सप्लाई, अगर सप्लाई बढ़ गई है तो हमारा कर्व जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, सही है। इधर शिफ्ट हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं S1 का, ठीक है। हमारा कर्व जो है वो इधर शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे आ गया, और इससे क्या होगा कि हमारी प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। और हमारी प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। अब अगर हमारी सप्लाई कम हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर हमारी सप्लाई कम हो जाए तो हमारा कर्व जो है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा, ठीक है। इसको हम S2 का नाम दे देते हैं, और हमारा कर्व जो है वो लेफ़्ट साइड पे अब ये देखिए यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक हो गया। तो यही है मेन कॉन्सेप्ट कि अगर सप्लाई बढ़ जाए तो हमारा कर्व जो है ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा, और अगर कम हो सप्लाई तो फिर लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। और इससे कीमतों में क्या इफेक्ट आता है कि अगर हमारी सप्लाई बढ़ गई है तो कीमतें कम हो जाएंगी, और अगर सप्लाई कम हो गई है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। जो डिमांड एंड सप्लाई है बेसिकली ये एक मार्केट फोर्सेस हैं, ठीक है। ये फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली फोर्सेस हैं जो कि कीमत को डिटरमाइन करती हैं, ठीक है। मार्केट में कीमतें कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट में कीमतें डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस सेट करती हैं, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई से हमें कीमतें जो है वो उनकी डिटर्मिनेशन में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है, इसे गाइड्स प्रोड्यूसर्स व्हाट टू प्रोड्यूस, और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इससे डिमांड एंड सप्लाई से हेल्प मिलती है, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि उन्होंने कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी है और कितनी मकदार में प्रोड्यूस करनी है। इसे इंश्योर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिसोर्सेज जो हैं उनको इस्तेमाल कैसे करना है, उनको यूटिलाइज कैसे करना है और कितनी मकदार में करना है, बेसिकली ये हमें डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज से पता चलता है। यूजफुल फॉर गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग। सो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ बनाती है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस गवर्नमेंट की हेल्प करती है इन पॉलिसी मेकिंग। तो ये छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन है, इंपॉर्टेंस है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के हवाले से।
अगर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की बात करें तो ये मार्केट में प्राइसेस सेट करती हैं। सो गाइज फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। हमारा 3rd चैप्टर था आज और वो कंप्लीट हो गया है। आई होप सो गाइज आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।